सपना एक पैर से अपाहिज थी जो बैसाखी की बजाय एक साधारण लकड़ी के सहारे अपने हाथ में सब्जी से भरा थैला लिए सड़क से पैदल जा रही थी। बाप रे, इतनी दूर पैदल चलकर तो हालत खराब हो गई मेरी। तभी अचानक सपना का पैर मुड़ जाता है और वो सब्जी से भरा थैला लिए सड़क पर गिर जाती है। ओह! उठो उठो बेटा। बेटी तू अपाहिज है, फिर तेरे पास बैसाखी क्यों नहीं है? तू ये साधारण लकड़ी लेकर क्यों घूम रही है? काकी जी, मेरे पास बैसाखी नहीं है। तो खरीद लेना एक बैसाखी। मेरे ससुराल वालों के पास पैसे नहीं है कि वो मुझे बैसाखी खरीद कर दे सके, इसीलिए मैं इस लकड़ी के सहारे चलना फिरना करती हूँ। इतना कहकर सपना थैला लिए वहां से चलते हुए उसी गांव में अपने छोटे से झोपड़े में आ जाती है, जहां घर में सपना के सास ससुर हेमानी, भजनलाल और ननद अनीता थी। मनहूस लंगड़ी कहीं की, सब्जी लाने में इतना समय लगता है क्या? माँ जी बाजार यहाँ से कितनी दूर है? अब इतनी दूर पैदल चलकर जाने में मुझे समय तो लगेगा ही ना। तभी अनीता थैले के अंदर रखी सब्जियां देखने लगती है जिन पर मिट्टी लगी हुई थी। अरे माँ, इन सब्जियों में तो कितनी मिट्टी लगी हुई है। लगता है भाभी सब्जियां सड़क पर गिरा कर ले आई है। क्या लंगड़ी कहीं की, इतने सारे पैसों की सब्जी तू मिट्टी में मिलाकर ले आई? माँ जी, वो गलती से मेरा पैर मुड़ गया था, इसीलिए मैं गिर गई थी। पैरों के साथ आंखों से भी अंधी हो चुकी है क्या तू? इतना नुकसान कर दिया तूने मेरा, रुक तू। तभी हेमानी सपना की वो लकड़ी लेती है और रोज की तरह सपना की उसी लकड़ी से पिटाई करने लगती है। नहीं माँ जी, मुझे दर्द हो रहा है। माँ, मनहूस कहीं की, जब से तू इस घर में आई है तब से हमारे घर में मनहूसियत ही छाई हुई है। माँ, ये डायन है, डायन। ये डायन ना अपनी मनहूसियत से हम सबको बर्बाद करके रख देगी। माँ जी, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। चल उठ और गांव में जाकर भीख मांग और फिर सब्जी लेकर आ। अगर तू सब्जी लिए बगैर घर वापस आई ना तो मैं तेरी जान ले लूंगी, समझी? चल जा। तभी हेमानी सपना को घर से बाहर निकाल देती है। माँ जी, क्यों मुझ पर इतना जुल्म करती है? क्यों मेरे भाग्य में ऐसा अत्याचारी ससुराल लिखा गया? अपाहिज सपना आंखों में आंसू और दिल में जमाने भर का दर्द लिए लकड़ी के सहारे चलते हुए गांव में जाती है और राह चलते हर इंसान से हाथ फैलाकर, झोले फैलाकर भीख मांगने लगती है। आखिर सपना के ससुराल वाले सपना पर इतना अत्याचार जुल्म क्यों करते हैं और सपना के माता पिता कहाँ हैं? तो ये सारी बातें जानने के लिए हम चलते हैं सपना के बीते जीवन में। ओए मनहूस कहीं की, जल्दी खाना खा, वरना मार मार कर तेरी चमड़ी लाल कर दूंगा मैं। पिताजी, आप क्यों शराब पीते हो? आप जितने पैसे कमाते हो उन सारे पैसों की तो आप शराब पी जाते हो। घर में अन्न का एक दाना नहीं है, ना एक पैसा है। ले देकर बस आज के खाने जितना ही राशन बचा है। अब क्या हमेशा की तरह मैं इस बार भी अपने घर का कोई सामान बेच दूं? नहीं है मेरे पास पैसे, जाकर भीख मांग। मैं आपकी बेटी हूँ पिताजी, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? माँ तो मुझे छोड़कर चली गई है, अब मैं आपको भी नहीं खोना चाहती पिताजी। तेरी माँ भी तेरी वजह से मरी है। तू हमारे जीवन में पनौती बनकर आई है। अब चुपचाप खाना खाने दे, वरना तुझे इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा मैं। एक पैर से अपाहिज सपना अपने शराबी पिता कुलदीप के साथ अपने झोपड़े में रहकर बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रही थी। सपना की माँ की कुछ महीने पहले ही एक बीमारी के चलते मौत हो चुकी थी। तब से कुलदीप की शराब पीने की आदत और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। कुलदीप उसी गांव में दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। वो अपने रोज की कमाई शराब पीने में उड़ा देता था, जिसके चलते सपना को कई बार भूखा ही रहना पड़ता था। सपना हर बार घर में राशन के लिए अपने घर के कभी बर्तन बेच देती थी तो कभी कुछ और। बहरहाल कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन सपना को उसी गांव के एक गरीब लड़के अजय का रिश्ता आता है। अजय के साथ उसके माता पिता हेमानी, भजनलाल और छोटी बहन आती हैं। देखिए, मेरी बेटी सपना पैर से अपाहिज है, पर ये घर के सारे काम बहुत अच्छे से करती है। हमें सपना बिटिया बहुत पसंद है और हम 2 दिन बाद ही सपना और अजय की शादी करवाना चाहते हैं। ये लोग मेरा अपाहिज पैर देखने के बाद भी मुझे अपने घर की बहू बना रहे हैं। बहरहाल 2 दिन बाद ही सपना और अजय की शादी हो जाती है। शादी की पहली रात सपना अपने झोपड़े जैसे ससुराल में अपने छोटे से कमरे में दुल्हन के रूप में बैठी थी। अजय का घर बहुत छोटा था, वो काफी गरीब था। अजय जी और उनके परिवार वाले कितने अच्छे हैं ना। उन्होंने मुझे अपाहिज को अपने घर की बहू बनाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। एक बात सुन ले अजय, उस अपाहिज सपना को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तूने उससे शादी केवल उसे बेचने के लिए किया है। अब मौका देखकर हम उस सपना को बंसीलाल मालिक को बेच देंगे ताकि हमारा कर्ज चुकता हो जाए और बंसीलाल हमारा पीछा छोड़ दे। हाँ माँ, इसीलिए तो हमने उस सपना को अपने जाल में फंसाया है। अजय और उसके गरीब परिवार वालों ने सपना से शादी इसीलिए की थी कि वो अब सपना को सेठ बंसीलाल को भेज सके। अजय कोई काम नहीं करता था, वो बस हर समय एक नए कारोबार को खोलता था और उसके ना चलने पर वो उसे बंद कर देता था। अब हर बार कारोबार के लिए अजय उसी गांव के सेठ बंसीलाल से कर्ज लेता था। बंसीलाल भजनलाल का दोस्त था। अब ज्यादा कर्ज होने की वजह से अजय के परिवार के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि अजय और उसके परिवार वाले काफी गरीब थे।
इसीलिए उन्होंने सपना की शादी अजय से करवाई थी ताकि वो सपना को बंसीलाल को बेच सके। बहरहाल 2 दिन यूं ही गुजर जाते हैं। सपना अपाहिज होने के बाद भी अपने ससुराल में सारे काम करने लगी। एक रात, माँ, कल मैं अपने दोस्त के साथ शहर जा रहा हूँ। सुना है वहाँ एक फैक्ट्री है जो काफी सस्ते दाम में बर्तन बेचती है। अगर वहाँ के बर्तन अच्छे रहे तो मैं यहाँ गाँव में बर्तन का ही कारोबार करूंगा। ठीक है बेटा। अब अजय को कहाँ पता था कि ये शहर का सफर उसके जीवन का आखिरी सफर होने वाला है। अगले दिन अजय एक ऑटो में सवार होकर शहर जाने लगता है, पर बीच रास्ते में उस ऑटो के साथ बड़ी ही दर्दनाक दुर्घटना हो जाती है, जिसके बाद इस हादसे में अजय की मौत हो जाती है। अजय की मौत की खबर जब उसके परिवार के सदस्यों को मिलती है तो उन पर कहर की बिजली सी गिर जाती है। अब ये देखकर बंसीलाल भी अपना कर्ज भजनलाल के परिवार को माफ कर देता है। एक दिन सवेरे, अच्छा ही हुआ जो मालिक ने हमारा कर्जा माफ कर दिया, वरना इस पनौती अपाहिज सपना के आते ही हमारा बेटा इस दुनिया से चला गया। ये सपना हमारे बेटे के जीवन में काल बनकर आई थी। एक बात कान खोलकर सुन ले सपना, अब इस घर के सारे काम, यहाँ की सारी जिम्मेदारी तुझे अकेली को ही संभालना है। मेरे बेटे को खाकर क्या समझती है कि तू बच जाएगी? नहीं, अब देख मैं कैसे तेरा जीवन बद से बदतर करती हूँ। हिमानी की बातें सुनकर सपना खूब रोने लगती है। तभी हिमानी उसे मार मार कर आंगन में कपड़े धोने भेज देती है। माँ जी क्यों मुझ पर इतना जुल्म कर रही हैं? सपना एक तो अपाहिज थी और उसके लिए काम करना बहुत मुश्किल था। तभी वो बाहर आंगन में बैठकर कई सारे कपड़े धोने लगती है। दोपहर का समय, सपना कपड़े धोकर घर में जाने लगती है कि तभी उसकी बैसाखी चौखट में अटक जाती है और वो धड़ से नीचे गिर जाती है। आ माँ! अरे मर गई क्या लंगड़ी कहीं की, उठ वहां से और तुरंत खाने की व्यवस्था कर। माँ जी मुझसे उठा नहीं जा रहा, मेरी बैसाखी तो टूट गई। अनीता, आंगन में एक लकड़ी पड़ी है, वो लकड़ी लाकर इसे दे दे। अब हम इसे कहां से लाकर देंगे नई बैसाखी? तभी अनीता आंगन में रखी लकड़ी लाकर सपना को देती है, जिसके बाद सपना जैसे तैसे उस लकड़ी के सहारे उठकर चूल्हे के पास जाकर खाने की व्यवस्था करने लगती है। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। हिमानी अपनी अपाहिज बहू पर रोज रोज इसी तरह से जुल्म सितम करने लगी और घर के सारे काम भी सपना से ही करवाने लगी। सपना, ये पैसे ले और बाजार से सब्जी लेकर आ। माँ जी थोड़े पैसे और दे दीजिए ना, मैं रिक्शा में बैठकर बाजार चली जाती हूँ। बाजार तो यहाँ से कितनी दूरी पर है। ओह महारानी कहीं की, चुपचाप पैदल जा, आई बड़ी रिक्शा में जाने वाली। तभी सपना लकड़ी के सहारे पैदल ही घर से बाहर चली जाती है। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। हिमानी सपना पर ऐसे ही अत्याचार करती थी। तभी एक दिन रोज की तरह सपना गांव में भीख मांग रही थी कि तभी उसका पिता कुलदीप उसे भीख मांगते देखकर उसके पास आता है। सपना बेटिया, तू यहाँ भीख क्यों मांग रही है? तभी सपना अपने पिता को रो रो कर अपने ससुराल के सारे अत्याचार, जुल्म सितम के बारे में बताती है। मेरा जीवन बद से बदतर हो चुका है, मुझे अपने जालिम ससुराल की कैद से बाहर निकाल दीजिए पिताजी, आपको माँ का वास्ता पिताजी, आपको माँ का वास्ता। अपनी बेटी के आंसू देखकर कुलदीप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या वो लोग मेरी बच्ची पर इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं? मेरी बच्ची इतनी तकलीफ में दर्द भरा जीवन बिता रही थी और मुझे इस बात की खबर नहीं। चल बिटिया चल, आज के बाद तू उस जालिम परिवार में नहीं जाएगी। कुलदीप अपनी बेटी को लेकर थाने चला जाता है और पुलिस को हिमानी और उसके परिवार की सारी करतूतों के बारे में बताता है, जिसके बाद अपाहिज बहू पर अत्याचार करने के जुर्म में हिमानी और उसके परिवार वालों को जेल हो जाती है और कुलदीप अपनी बेटी को अपने घर लाकर उसकी खूब देखभाल करता है और हमेशा के लिए शराब पीना छोड़कर अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताता है। माता पिता चाहे कैसे भी हो, पर वो अपनी संतान को कभी तकलीफ में नहीं देख सकते।